वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे अपने जीएस के एमसीक्यूज की। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि उस एग्जाम में बैंक को छोड़कर हर एग्जाम में जीएस आता है। जीएस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आपके करंट अफेयर्स, आपके स्टैटिक जीके, ये सारे पार्ट्स आते हैं, है ना। तो हम उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि हाँ, एनटीपीसी एग्जाम में हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है और बाकी का थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अ, कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम कवर करेंगे इसे। थ्योरी वाली क्लासेस हम अलग करते हैं और करंट अफेयर वाली, सॉरी, एमसीक्यूज वाली अलग करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल है सर, प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको पता ही होगा अगर आप पॉलिटी पढ़ रखी है तो। ठीक है, एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस है कि आप पूरा हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, किस बारे में बात करना चाहता है, उसकी आत्मा है ये प्रियम्बल। क्या कहता है, द कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स अवधि सेशन 1955। कांग्रेस पार्टी ने कुछ अडॉप्ट किया था, कुछ रेजोल्यूशन एस्टेब्लिश किया था ताकि हम सोशलिस्ट पैटर्न पर सोसाइटी को चलाएं। ठीक है, किसमें, अवधि सेशन, जो कि 1955 में हुआ था। द वर्ल्ड सोशलिस्ट इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है बच्चे, दैट इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन द प्रेम्बल इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, कोई नहीं। प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स जस्टिसिएबल। प्रेम्बल से देखो बच्चे क्या है कि तुम्हारे पॉलिटी में अगर कहीं 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है 5-7 क्वेश्चन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला लोगे, है ना। पूरे संविधान से अगर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 5-7 क्वेश्चन आपके प्रेम्बल से बनेंगे, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 8 से 10% तक ये मतलब वेटेज रखता है अपना पूरे उसका। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, वैसे मैं आंसर बता ही सकता हूँ लेकिन हाँ चलो फिर भी डिटेल देख लेते हैं। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा 1955 में आया था। बोलो कितना भी बोलो, उससे कोई फायदा थोड़ी। ठीक है, तो अवधि सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें ये फाइनली फॉर्मली कमिटेड किया गया था टू बिल्डिंग अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब देखो, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस, और उससे पहले अगर जाओगे तो भगत सिंह के टाइम से, और इवन उससे भी पहले। ठीक है, रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था, वॉल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक, वहां से हमारे जो लीडर्स थे ये काफी इन्फ्लुएंस थे, है ना। तो सोशलिस्ट आइडिया ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था, लेकिन हमने इसे कंपलसरी नहीं बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में हमने प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये दोनों वर्ड्स हमने बाद में ऐड किए हैं। बेसिकली 3 वर्ड्स ऐड किए थे, तीसरा वाला आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। द टर्म सोशलिस्ट वाज नॉट ओरिजिनली फाउंड, नॉट द पार्ट ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, हाँ,
ये 42nd अमेंडमेंट में बनाया गया था जब इमरजेंसी लगी थी। तो 42nd अमेंडमेंट में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और तीसरा वर्ड आप बताएं। While the Supreme Court in the landmark judgment of Kesavanand Bharati case declared that preamble is not a part of constitution or neither it can be used for interpretation of any articles, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था इसमें। लेकिन बाद में चल के मिनर्वा मिल केस में ये चेंज करते हैं अपने नोटिफिकेशन और बोलते हैं कि हाँ ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये बोलते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट neither the judgment or nor the articles can be justify on the basis of preamble। ठीक है, हाँ इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है, दोनों चीजें इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस हम ले सकते हैं और किसी भी जजमेंट को उससे इफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो एक सोल बेस नहीं होगा हमारा किसी भी जजमेंट का। तो एक सिनेरियो ये समझ लो कि हाँ ये लैंडमार्क जजमेंट में ये हमारा पार्ट्स तो बना दिया था लेकिन इसका जस्टिसेबल नेचर हटा दिया गया था। तो आप यहाँ पे आंसर हो ही पाएगा, बड़ा आसान है। कांग्रेस का अवधि सेशन हुआ था, ये बात ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था और प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज जस्टिसेबल, इट नॉट जस्टिसेबल, सॉरी यहाँ पे मिस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ओनली 2 हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज डिड सेबी मेक इट हाउ इट मेजर द रिस्क इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो सेबी हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट करती है अराउंड द फ्यूचर ट्रेडिंग्स के लिए। कैसे करती है? लोअर द लिमिट ऑन हाउ मच ट्रेडर कैन बाय और सेल, चेंज हाउ ओपन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द यूजिंग टोटल वैल्यू टू यूजिंग प्राइस सेंसिटिविटी, made it easier for trader to manipulate the market, ignored price change when calculating the open interest। ठीक है, तो समझ लो सिक्योरिटी एक्सचेंज करती क्या है, it lay down the rules for the monitoring risk in futures and option trading by changing how it calculate open interest in interest instead of using total value of the contract. SEBI now use the delta based method that consider how sensitive the price is to be changed. This new approach make it harder for the trader to manipulate the market because it is more accurately reflect the real exposure of the traders, ensuring better risk management and fair trading environment। ठीक है, तो बेसिकली हम ये क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को इसका थोड़ा सा करते हैं, बाकी तो मैनिपुलेशन तो किसी को करने नहीं देंगे, अगर करेंगे तो फिर मार्केट पूरा क्लैश हो जाएगा। प्राइस मैनेजमेंट इनको भी इग्नोर करेंगे तो सही आंसर हमारा बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीला तिलकम अ 15th सेंचुरी ग्रामर टेक्स्ट, नाम से समझ में आता है ये कुछ साउथ की होगी, है ना, लीला तिलकम ग्रामर टेक्स्ट क्लासिफाइड द लैंग्वेज ऑफ केरला पांड्या चोलास रीजन अंडर द लेवल द्रमिड़ा। अच्छा, द्रमिड़ा जो शब्द है ये आया है द्रविड़ा से, ठीक है, तो ध्यान रखना द्रविड़ा। यूजली क्या है कि हम जो साउथ में जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की उसे हम द्रविडियंस बोलते हैं, तो वहां से आई है। द ऑथर लीला तिलकम include the Karnataka Andhra language in the Dramida group due to their similarity with Tamil. The term Tamil Veda in Lalit Kama refers to the recovered Tamil text। तो आपने इसका आंसर बताना, ये बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आपका, और हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, और उसमें भी अगर आप जाओगे तो आप संगम लिटरेचर हम साउथ में पढ़ते हैं, ठीक है, संगम हम पढ़ते हैं लिटरेचर, ये हम पढ़ते हैं अराउंड 300 BC से लेकर 300 AD तक। देन उसके बाद हम एम्पायर्स पढ़ते हैं, चेरा चोला पांड्यास राष्ट्रकूटास और फिर देवगिरी एम्पायर्स, ये सब पढ़ते हैं। देन विजयनगर एम्पायर, ये जो 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड है ये विजयनगर एम्पायर के था इस समय, है ना। विजयनगर एम्पायर हमें मालूम है कब से, 1336 से लेकर 1565 तक ये रहता है, तो जाहिर सी बात है 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये लिखी गई होगी, तो थोड़ा सा अगर लिंक कर पाओ
तो इसको कर लेना, क्योंकि लास्ट क्लास हमने विजयनगर एम्पायर की थी, तो वहां से लिंक कर लेना। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक बार डिटेल देख लेते हैं। लीला तिलकमा 15th सेंचुरी, मनी परवलम ग्रामर टेक्स्ट डिड नॉट इंस्टेड क्लासिफाई द लैंग्वेज ऑफ केरला पांड्या चोलाज रीजन अंडर द टर्म द्रविड़ा। तो ये क्लासिफिकेशन सही है, ठीक है, डिड इंडीड क्लासिफाई द लैंग्वेज, तो ये क्लासिफिकेशन इट ऑल्सो रेफर्ड द तिरुगुमोझी a recovered Tamil Vaishnavite text as the Tamil Vedas। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तमिल वेद बोलते हैं, किसे, तिरुवमोझी को बोलते हैं। However, the author Leela Tilakama explicitly rejected the inclusion of कर्नाटका, दैट इज कन्नड़ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, कर्नाटा बोलते थे पहले। देन आंध्र तेलुगु में चलती है, और तेलुगु चलता है लैंग्वेज इन द द्रमिड़ा ग्रुप, arguing the were too distant from the language the Tamil Vedas, while he acknowledged that some other might include the term in this category, he himself did not। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर कर ही पाओगे, तो पहला तो यहाँ पे सही है ही, ठीक है, तो ये विद सिमिलैरिटी के साथ भी करते हैं, और ये भी तीनों से सही है, तो ऑल ऑफ द थ्री हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैग पैसेज पर बात की है, एक टर्म है, समझ लेना, ड्रैग पैसेज क्या है, ये बेसिकली अ डेजर्ट वैली इन द साउदर्न अर्जेंटीना, अ पीसफुल सी रूट बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, अ नैरो एंड ऑफन स्टॉर्मी ओशियन पैसेज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। और तुमको साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में वो ओशियन पैसेज देखने को मिलेगा। अ माउंटेन पासेस कनेक्टिंग चाइल्ड्स एंड पेरू। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है बेसिकली, अगर तुमको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर बताने के लिए हम बैठे ही हैं। ठीक है, इट्स ए नैरो स्ट्रेच ऑफ ओशियन लोकेटेड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, known for its rugged seas, strong winds, powerful ocean currents, making it one of the most challenging marine route in the world। एक चीज समझो, इस तरीके के पैसेज, इस तरीके के कैनाल्स, चैनल्स, ठीक है, ये सब ज्योग्राफी में याद रखना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है, तो उसमें पूछे जाते हैं। ये तो खैर बहुत आसान था ड्रैग पैसेज वाला, है ना, कई बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें पूछी जाती हैं, तो वो काम की रहेंगी आपके लिए। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डीरेगुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर समझेंगे तो, eliminating all government rule and allowing businesses to operate without any oversight, reducing unnecessary and excessive rule while keeping essential protection for consumer, workers and the environment, cutting government jobs and shutting down the public welfare programs, giving complete freedom to employer and removing all penalties for non compliance। देखो एक चीज समझो, दैट इज द डीरेगुलेशन। गवर्नमेंट का काम क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द आरबीआई, वी हैव द सेबी, ठीक है, वी हैव द सीसीआई, वी हैव द डीजीसीए, ठीक है, these all are the regulating bodies, they didn't own anything, they are not the owner of any property, but they regulate their sectors। in that scenario, if we remove these regulators, why these regulator we needed to effectively manage and implement the rules and regulations passed by the our parliament, so that we can ensure the interest of the poor's, interest of the employees, employers, and for the smooth functioning of the departments। okay. If we give the complete freedom, ठीक है, देखो डीरेगुलेशन का एक चीज समझना, डीरेगुलेशन का मतलब बिल्कुल आजादी का मतलब नहीं होगा इसमें, ठीक है, डीरेगुलेशन मतलब बिल्कुल आजादी नहीं, दैट मीन्स आपके पास इतनी फ्रीडम रहे कि आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाए। ओवर रेगुलेशन क्या है कि हमारे बिजनेस के लिए खतरा होता है। ओवर रेगुलेशन इन द सेंस कि अगर आप 1991 से पहले जाओगे
तो 1991 से पहले हमारे पास इंस्पेक्टर राज चलता था। इंस्पेक्टर राज चलता था, लाइसेंस राज चलता था। उस समय का सिनेरियो बच्चे ये था कि अगर आपको कुछ भी चीज बनानी है, दैट नीड अ लाइसेंस एंड दैट लाइसेंस स्ट्रिक्टली मॉनिटर बाय द इंस्पेक्टर। ठीक है। और इवन अगर आपको कोई टॉफी भी बनानी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आपको चॉकलेट बिस्किट्स भी बनाने हैं, छोटी सी छोटी फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करनी है, देन यू नीड द लाइसेंस। एंड व्हेन wherever the license is required, there is strong chances of corruptions and strong chances of government functionaries to indulge in the corruptions that hinder the businesses. That hinder the businesses. तो हमने यहाँ पे ये चीज देखी बच्चे कि इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज की वजह से ये डिस्टर्बेंस होता है, दैट इज द ओवर रेगुलेशन। ठीक है। 1991 में हम लेकर आते हैं एलपीजी, है ना। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट डीरेगुलेट और दैट डीरेगुलेट द इंडस्ट्रीज। यहाँ से प्राइवेट सेक्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम द 1991 से। अब यहाँ पे डीरेगुलेशन का यहाँ पे और एक चीज बोली गई है कि जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर रेगुलेशन हो। हर बात बात के लिए रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉयर्स एंड रिमूविंग द ऑल पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर हम ये कर देंगे तो देन एक तरीके से आप समझो कि एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो जाएगा। जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनका एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो जाएगा, उनको वेजेस नहीं मिलेंगे जो तय है ना, और कोई वो केस नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सिनेरियो गलत हो जाएगा। कटिंग गवर्नमेंट जॉब एंड शटिंग डाउन द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम्स को कम करना, दैट डजंट मीन द डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब हो गया कंपनीज के ऊपर ओवर रेगुलेशन हटाना। अगर आप वेलफेयर प्रोग्राम्स खत्म कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप डीरेगुलेट कर रहे हो। एक बार चीजें और समझ लो। डीरेगुलेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव, आउटडेटेड एंड burdensome rules that hinder the business growth and job creation, especially for the small entrepreneurs, बेसिकली एमएसएमईज के लिए। ठीक है। इट डज नॉट मीन्स एलिमिनेटिंग ऑल रेगुलेशंस और रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टेड इट कॉल्स फॉर अ बैलेंस अप्रोच वेयर द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, ध्यान रखना, वेयर गवर्नमेंट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द एसेंशियल सेक्टर्स। जो मैं आपसे बोल रहा था वेलफेयर प्रोग्राम्स इंक्रीज रिमूव नहीं करने हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि हाँ, गवर्नमेंट को हमेशा इन्वेस्ट करना है लाइक द sectors like health, education, infrastructure, social securities, to simplify compliances and simplifying compliances and reducing the unnecessary legal and bureaucratic hurdles. ठीक है। डीरेगुलेशन का इतना मतलब होता है द एम टू क्रिएट मोर एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट व्हाइल इट स्टिल प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर, वर्कर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब देख यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे इनोवेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए हम ऑलरेडी कई जोन्स बना चुके हैं, जैसे स्पेशली इकोनॉमिक जोन, है ना। तो जैसे आपका जो नोएडा है ना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। यहाँ पर अगर आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हो तो फिर आपको कुछ टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिल जाता है, कंप्लायंसेस में रिलैक्सेशन मिल जाता है। सेम तरीके से एक सिटी बनाई जा रही है, गिफ्ट सिटी। कहाँ पर बनाई जा रही है? गुजरात में। ठीक है। ये भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पर आप अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो तो फिर आपको टैक्सेस रिलैक्सेशन और कंप्लायंस रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। और सरकार स्पेशली कोशिश करती है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो भी रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अपनी फैक्ट्री को स्मूथली रन कर पाए। तो यहाँ पर आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट और एनर्जी सप्लाई बराबर मिलती रहेगी।
आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे, जैसे आपको अभी नोएडा, गुड़गांव या फरीदाबाद वाले सेक्टर में देखने को मिलता है। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने भी काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। रिड्यूसिंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव रूल वाइल कीपिंग एसेंशियल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर, ये वाली बात सही है। ऑल गवर्नमेंट रूल्स हटाना ये बेवकूफी रहेगी। तो ऑप्शन ए सर बी हमारा सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक हॉर्ड्स और तोरमान्स बिलोंग्स टू। देखो तोरमान बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म बताया था, है ना। तो तोरमान्स मैंने बताया, तोरमान्स बेसिकली गेटवे, लार्ज गेटवे, जिन्हें हम गोपुरम साउथ में बोलते हैं, उन्हें हम तोरमान्स बोलते थे पहले। तो बड़े बड़े गेट्स बिल्ट किए जाते थे जिन पर कार्विंग होती थी, जिन पर स्क्रिप्टिंग की जाती थी आउटसाइड द स्तूपास। तो स्तूपास के बाहर ये बने होते थे। अब आपको ये बताना है किसके टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, स्कंदियंस, हुन्स, योचिस एंड सक्स। तो साकाज के टाइम पे, किसके टाइम पे ये बिलोंग करते थे। चलिए एक बार देख लेते हैं। द किंग ऑफ हुन्स तोरमान was a ruler of Hephthalites Empire who ruled in its Indian region in late 5th and early 6th century। ये एडी रहेगा। ठीक है, तोरमान consolidates the Hephthalites power in Punjab and conquered northern and central India including the Iran in मध्य प्रदेश। अच्छा ये आई वाला ईरान नहीं है, ई वाला ईरान है, ध्यान रखना। His territory also include उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर। तो यहाँ तक ये रहा था। सॉरी, मैं तोरमान कुछ और समझ गया, वो तोरान है, तोरमान अलग है। तोरमान एक राजा का नाम था और तोरान जो मैंने बताया था वो था। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सही आंसर इसमें हमारा है हून्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। दुनिया की सबसे पहली ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग बेसिकली आपको देखने को मिलती थी अजंता एंड एलोरा के केव्स में देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमें कहीं और ये चीजें देखने को मिली हैं। इन 2008 ऑयल पेंटिंग वर डिस्कवर्ड इन द केव नियर द विलेज बामियान इन सेंट्रल अफगानिस्तान। द पेंटिंग हैव बीन रेडियो कार्बन डेटेड मोर देन 5th century AD, मेकिंग द ओल्डेस्ट नोन ऑयल पेंटिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं था इंडिया में नहीं थी, इंडिया में थी, लेकिन उससे पुरानी, इंडिया से ज्यादा पुरानी है, अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। तो दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु ओवरथ्रू शक रूलर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है गौतमी पुत्र सतकर्णी, कनिष्क, रुद्रदमन एंड डेमेट्रियस, इनमें से किसने शक रूलर्स को रिमूव किया था। ध्यान रखना, शक वाज फाइनली ओवरथ्रोन रिमूव बाय द गौतमी पुत्र सतकर्णी, और ये सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे। कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन डायनेस्टी, शक रूलर कौन थे उस समय जब ये रिमूव किए गए थे? नहापाना, नहापाना रूलर हुआ करते थे एंड इज गवर्नर ऋषभ दत्त, इनको रिमूव किया गया था। तो ध्यान रखना, शक was removed by गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी ruled the Satavahanas। Who among the following Kushan emperor was first to introduce gold coinage in India। देखो एक इस पे रिलेटेड ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, गोल्ड कॉइन से रिलेटेड, है ना। तो जो कुशन डायनेस्टी है इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? खुजलस, खुजला खड़फिस ने। यार नाम याद रखना, नाम अजीब है लेकिन नाम याद रखना है, खुजुला खड़फिस ने। इसने इस्टेब्लिश किया था। कुशन डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कौन था? कनिष्क था। और गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? वीमा खड़फिस वाज अ कुशन एम्परर फ्रॉम अराउंड 90 AD to 100 AD। Rima Khadfish added the Kushan territories by his conquest in Afghanistan and northwest Pakistan।
He issued an extensive series of coins and inscription. He was the first to introduce gold coinage in India, in addition to the existing copper and silver coins. ध्यान रखना, ये आता है, इसके बाद आते हैं कुछ कनिष्क। तो कनिष्क भी इसमें जाने जाते हैं। अगर ऑप्शन इसमें कनिष्क होता तो फिर कनिष्क ज्यादा सही होता। तो खुजा खड़फिश ये इस्टेब्लिश करते हैं, रीमा खड़फिश इसको गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु अमंग द फॉलोइंग साइट्स इन हरियाणा इज द प्लेस एज पर द लेजेंड्स वेयर लॉर्ड कृष्णा डिलीवर्ड द सरमन ऑफ भगवत गीता। एक चीज समझो, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कृष्ण ने कहाँ दिया था, तो कुरुक्षेत्र है ना। अब यहाँ पे कुरुक्षेत्र तो है ही नहीं भाई ऑप्शन में, अब क्या करोगे? क्वेश्चन तो देखने में बहुत आसान लग रहा है ना, कि हरियाणा में वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अब वो कहाँ दिया था? आपको तो ये पता है कि भाई वो तो कुरुक्षेत्र में दिया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है? ज्योतिसर, पेहोवा, सादाबाद एंड लाडवा। अब इन पांच चारों जगह में से बताइए कहाँ है। तो एक चीज समझो बच्चे, कुरुक्षेत्र जो उस समय वॉर हुआ था बेसिकली, तो वो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, वो बहुत बड़े एरिया में वो फैला हुआ था। तो आज कई सारे उस एरिया को मिला लो, कई सारे शहर बन गए हैं छोटे छोटे। तो कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर अगर दूर जाओगे तो एक शहर है ज्योतिसर। ठीक है, कहाँ है? ज्योतिसर। वहां पर ये पूरा प्रवचन उन्होंने दिया था जिसको हम बोलते हैं गीतोपदेश। गीता का उपदेश दिया था दैट। तो ये थोड़ा सा डिटेल है ना, यूजुअली इतना ध्यान देते नहीं है। कुरुक्षेत्र तो सबको पता है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, है ना। तो ज्योतिसर। Who among the following king is related to repair of सुदर्शन डैम? तो सुदर्शन जो डैम है इसको रिपेयर किस राजा ने किया था? तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये इस बात को मेंशन करता है that the शक रूलर रुद्रदमन had been taken up the task of restoration of सुदर्शन डैम। तो ध्यान रखना, रुद्रदमन डायनेस्टी अराउंड 150 बीसी से लेकर 100 बीसी तक चलती है। इवन कह सकते हो कि 0 बीसी तक भी जाती है। तो ध्यान रखना, रुद्रदमन ने सुदर्शन डैम को, सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। बेसिकली सुदर्शन डैम को रिपेयर किया था। तो वो सिनेरियो है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें। चलिए, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करेंगे क्वेश्चंस को। बने रहिए क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।